हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा AIB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट वीडियो आपने अगर देखा हो तो उसके बाद उसमें मैंने बताया था आपको कि सेकंड वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो सेकंड वीडियो भी अभी अपलोड कर रहा हूँ, सेकंड वीडियो भी आप देख लेना। अगर आप इस पे पहली बार आए हैं और फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट भी देख लेना, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 में 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने पहले भी बताया है और आज फिर बता रहा हूँ कि इस प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट करने का हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस स्ट्रेटेजी से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 जैसे ही देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, समन्स कैन बी रियल, समन्स कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज, समन्स आर आइदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग ए डॉक्यूमेंट थिंग, समन कैन बी सर्व्ड टू सर्वेंट्स इन केस द पर्सन ऑन हुज नेम्स समन आर मेड कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, 51। इसको देख के क्या लग रहा है फ्रेंड्स? इसको देख के आपको लग रहा है कि समन्स आपको पता होने चाहिए कि समन्स कहाँ है। आप डायरेक्ट बेयर एक्ट से इसको ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आप समय बच रहा है तो आप जब बेयर एक्ट का इंडेक्स लेंगे और CRPC का इंडेक्स जब पढ़ेंगे तो आपको समन्स सामने दिख जाएगा टॉपिक में। तो जो समन्स टॉपिक में दिख जाएगा तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप बेयर एक्ट के इंडेक्स से फैमिलियर होंगे तो जल्दी आप पकड़ लेंगे। समन्स किस सेक्शन में दिया हुआ ये जानते होंगे आप तो जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ। अगर नहीं भी जानते हैं तो समय आपके पास है, उसमें देखिए और इंडेक्स पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइएगा, आपको समन्स मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर होगा 51 का C, समन्स आर आइदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग ए डॉक्यूमेंट और थिंग। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 52 में सब दिया हुआ है कि एवरी पर्सन हु इज़ ए मेंबर ऑफ और ए डिफेंस सर्विस और होल्ड एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द। अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बोथ A एंड B। ठीक है, तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट। कोई भी जो प्लीजर ऑफ दी होता है ना तो प्रेसिडेंट मैक्सिमम केसेस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज अ, अब यहाँ पे दिया जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लिए कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से 3 क्वेश्चन अब तक हमने देखे, जिसमें कि 2 डायरेक्ट बेयर एक्ट से था। उसमें वहाँ आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, चुपचाप बेयर एक्ट का वो सेक्शन लेना है और उसमें पढ़ना है, आंसर देना है। अब यहाँ पे 53 में क्या है कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? तो जुडिशियल जानते हैं, क्वासी जुडिशियल जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जानते हैं आप। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्वासी जुडिशियल। ये जुडिशियल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। आगे आते हैं 54, क्वेश्चन नंबर 54। अब यहाँ पे दे रहा है व्हाट इज एड होक आर्बिट्रेशन। तो एड होक आर्बिट्रेशन क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन और यहाँ पे जो भी समझ में आए आप अगर जानते होंगे तो सही, और ये बेयर एक्ट से आपको मिलेगा नहीं। एड होक अगर बेयर एक्ट से मिलता है, खोज लेते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का था। 4 क्वेश्चन आपका हो गए, जिसमें कि 2 डायरेक्ट हुए और 2 इनडायरेक्ट हुए। तो इसमें क्या है, 54 का आंसर आपका हो जाएगा D, A, B एंड C, मतलब सारा का सारा ये जो होता है एड होक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन द मीन प्रॉफिट। ठीक है, अब मीन प्रॉफिट कहाँ डिफाइंड है, इसमें क्या करना है आपको, चुपचाप ये सारे सेक्शंस देखने हैं। 24, 214, 26, 212 मीन प्रॉफिट कहाँ डिफाइंड है, तो 55 का आंसर हो जाएगा D, 212 में। आपको चुपचाप आंसर दे देना है। कितना ईजी है, डायरेक्ट बेयरेक्ट से आपको मिल रहा है। ये आपके पैटर्न है, कुछ क्वेश्चंस इतने इजी पूछते हैं इसीलिए कि आप क्लियर कर सकें। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इनटू ऑपरेशन।
अब इसमें से सारा ऑप्शन आपको देखना है, ये तो पहले ही मिल जाता है, जैसे ही आप खोलेंगे बेयर एक्ट आपको मिल जाएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न। अब इसमें क्या करना है, आपको चुपचाप सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में जाना है और ये सारा देख लेना है, जो आपका आंसर बनता है वो आपको दे देना है। 57 का आपको हो जाएगा सी, ठीक है, 1 और 2, ये 1 और 2 गवर्न होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या करना है आपको, अब यहाँ पे दे रहा है कि एन एडवोकेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation, misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in, अब ये कौन से केस में कहा गया था, तो ये अब आपको तो ये तो याद रखना होगा, ये तो कहीं बेयर एक्ट में आपको नहीं मिलेगा, कौन से केस में कहा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ओपी शर्मा वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू। अब कंपनीज एक्ट से कम ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी आपको इसका बेयर एक्ट अगर है आपके पास अवेलेबल तो ले आना है, क्योंकि यहाँ आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 मार्क्स तो मिलेगा यहाँ पे। तो सेक्शन 8 आपको देखना है, सेक्शन 8 में क्या दिया हुआ है वो आंसर आपका कर देना है। तो ये आपका बी हो गया आंसर, ठीक है, इसमें बी होगा। अब 60 क्या कहता है, द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ इतना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कौन से सेक्शन में है, कौन से एक्ट में है, तो ये आपको जानना है, ये जानना है, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ देखेंगे और देखने के बाद ये आपका आंसर कर देंगे, तो आपका 30 डेज आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि साइबर लॉ डील्स विथ, अब यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ कंसर्निंग द इंटरनेट, IPR, ई-कॉमर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो साइबर लॉ किस चीज़ से डील करता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्ट से तो डील करेगा ही करेगा, ई-कॉमर्स से भी करेगा, ऑल एक्टिविटीज़ कंसर्निंग द इंटरनेट से भी करेगा। अब IPR में थोड़ा कन्फ्यूजन है, करेगा या नहीं करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, तो आपको 2 में करेगा, तो जब 2 में करेगा तो दोनों अकेले अकेले तो होगा नहीं, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आप कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 62 जब देखते हैं, अब 62 में डायरेक्ट बेयर एक्ट से है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडॉप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन। अब नॉट मोर देन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ईजी है, सेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट में जाना है, देखना है और उसका आंसर कर देना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 पैसेंजर्स और एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। अब 63 क्या कहता है, 63 करता है कि द नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ, ये ऑप्शन है आपके, यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं दिया है, कोई सेक्शन नहीं दिया है, फिर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना छोटा सा है कि आप पूरा का पूरा इंडेक्स देख लेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहाँ दिया हुआ है, वहाँ जाएंगे, वहाँ आपका आंसर मिल जाएगा, आप आंसर देखेंगे, आंसर कर देंगे। तो इसका आंसर है 5 मेंबर्स, ठीक है। अब आते हैं 64, क्वेश्चन नंबर 64। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट में ये कौन सा इसमें से फॉल्स है, ठीक है। अब इट इज़ एज्यूम्ड दैट द पर्सन हु इज़ नॉट मुस्लिम, संथाल, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी बाई रिलीजन इज हिंदू। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू लिंगायत सबसेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी हिंदू। A person converted who converted to another religion needs to follow local rituals, customs for converting back to Hinduism, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। अब इसमें से आपका आंसर हो जाएगा A, B, C, D ऑप्शंस हैं। अब इसमें आपको बस ये जानना है कि ये जो
प्रोविज़न है ये दिया कहाँ है, हिंदू मैरिज एक्ट में। अब ये आपको देख कर लग रहा है कि हिंदू को डिफाइन कर रहा है, हिंदू वर्ड को डिफाइन कर रहा है, तो ये कहाँ डेफिनेशन दिया कहाँ है, हिंदू कौन है, हु इज़ हिंदू, ये कहाँ दिया हुआ है। तो ये आप बस इतना जानते हैं, या फिर नहीं जानते हैं तो इंडेक्स देख लेते हैं, अगर इंडेक्स में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम लास्ट में बचता है तो इस पे वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर मिलता है आपका आंसर इसका हो जाएगा 64 का सी, 3 ओनली। तो जो 3 है यही गलत है, बाकी ये सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जब 65 देखते हैं तो 65 में क्या दिया हुआ है कि प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, किस में दिया हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड के। आपको क्या करना है, चुपचाप ये सारे सेक्शंस देखने हैं, 91, 89, 51, 151, और इसका आंसर कर देना है। तो 65 का आपका आंसर दिया हुआ है बी, 89, सेक्शन 89, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये आपके ऑप्शंस हैं। ये बिल्कुल इजी सवाल है, बेयर एक्ट से डायरेक्ट मिल जाएगा। और ये जो केम इनटू फोर्स ऑन का जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आ गया, हिंदू मैरिज एक्ट का आ गया, एडवोकेट्स एक्ट का आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट का आ गया। कितना इजी है, 3 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। 40 मार्क्स तो आपके ऐसे हो जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से। 10, 15, 20 आप अगर कर लेते हैं एक्स्ट्रा तो आप सेफ हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इसका आंसर है आपका 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 सितंबर 1872, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर जब 67 में आते हैं तो दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन, द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन। ये है इसका आंसर, इसमें आपसे आपको करना है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाना है आर्टिकल 315 को देखना है, और देख के देखना है कि इन दोनों में से कौन सा उसमें है, कौन सा नहीं है, या दोनों हैं, या फिर जैसा भी हो। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर आंसर 1 और 2, ये दोनों ही इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 जब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विथ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस से कौन डील करता है, कौन सा सेक्शन, चुपचाप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जाएंगे और ये सारे सेक्शंस को देखेंगे, सेक्शन 21, 22, 23, 24। अब जिसमें भी ये मेंटेनेंस का अमाउंट डील करता होगा, चुपचाप उसको हम आंसर टिक कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक्शन 23 सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic conditions। अब ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड मामला है। अब इसमें कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये किया था, तो इसमें आपको कोई बेयर एक्ट से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आपको केसेस याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 है, बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 70 का तो बेसल कन्वेंशन क्या है, तो बेसल कन्वेंशन के लिए आप अगर जीके में आप जानते हैं, जीके से थोड़ा सा अवेयर हैं, तो आपको पता होगा ये गाड़ी वाड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। बेसल कन्वेंशन ये आपका हो जाएगा कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। अब ठीक है, ये समझ आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 71 साइबर क्राइम इज, अब टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, ऑफ मेंटल वायलेंस है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होगा और इसको जानना भी होगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट से नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा टेंजिबल। 71 का ए आंसर हो जाएगा ए, टेंजिबल, ठीक है। सॉरी टेंजिबल नहीं, नॉन टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और नॉन टेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको आप ना छू सकते ना देख सकते हैं, सिर्फ
महसूस कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम आपके पास साथ होता है तो उसको देख तो पाते नहीं हैं, छू तो सकते नहीं हैं, फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं, तो नॉन टेंजिबल हो जाएगा। 72 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें आप कहाँ देखेंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी वाला जो पार्ट है उसमें जाएंगे और 72 का ये देख लेंगे। मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑल एसएससी। अब 73 आ जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइजेज वेयर देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली, देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देयर इज लॉस टू वन पार्टी, देयर इज लॉस ऑफ वन पार्टी इज द गेन ऑफ अदर पार्टी। अब कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, अब ये आपको पता होगा अगर कि कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी कहाँ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो ये इसका आंसर आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन नहीं पता है तो भी आप बेयर एक्ट में इसको खोज सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सर्च कर सकते हैं। लास्ट के लिए इसको बचा के रखें, लास्ट में अगर समय आपको लग रहा है तो सर्च कर सकते हैं। और ये है कि इसमें अगर आप जो थोड़ा सा आपने अगर पहले पढ़ा है, बेयर एक्ट से आप फैमिलियर हैं, तो जल्दी अगर सर्च कर ले रहे हैं तो इनमें ज़्यादा समय लगता नहीं है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास, 3 घंटा बहुत होता है, ठीक है। आगे आते हैं, इसका आंसर है 73 का बी, देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब आगे आते हैं 74 देखते हैं, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिसीजन इन, कौन से डिसीजन में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बेस्ड किया गया था, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को किया गया था रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर, आंसर इसका होगा सी। अब 75 देखते हैं, तो रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेट डाउन इन, कौन से केस में किया गया था इसको, 75 ए, डेविस वर्सेस मान, ये आपको याद ही रखना होगा, इसको आपको बेयर एक्ट से कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, अब 76 देखते हैं, ये भी केस लॉ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज हेल्ड इट हेल्ड दैट द राइट्स कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सुपरसीड्स एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, द फैक्ट दैट द डेट ऑफ डिक्री मेक्स नो डिफरेंस। अब ये कौन से केस में कहा गया था, इसमें आपको बेयर एक्ट से तो मिलना नहीं है, अगर आपको याद है तो आप मारें, टिक करें, नहीं याद है तो छोड़ दें, लास्ट में इसको करेंगे, अगर याद आ जाए तो, और नहीं तो कोई भी मार के निकल जाए। लेकिन इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, 76 का आंसर होगा आपका सी, शेषी अम्मल वर्सेज थय्यू अम्मल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, तो सब 77 देखते हैं, तो 77 में दिया है, द पार्टीज फाइल अ PIL ostensibly इन पब्लिक इंटरेस्ट बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 77 का मतलब है आपका फाइलिंग PIL एलिजिंग इट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट बट एक्चुअली सीकिंग प्रोटेक्शन फॉर प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। अब क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है फ्रेंड, कि फाइलिंग ऑफ फ्राइवलस PILs रिजल्ट इन, और ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग बैकलॉग्स ऑफ केसेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें आपको ये सवाल का जवाब कहीं भी किसी भी बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, बेयर एक्ट तो छोड़िए किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि फ्राइवलस PIL जो फाइल करते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। फ्राइवलस का मतलब कि बकवास सा PIL अगर फाइल आप करते हैं, जो तुच्छ मामलों पे जो होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो केसेस का बैकलॉग तो बनाता ही है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता ही है, और दूसरे इंपॉर्टेंट केसेस, जेन्युइन केसेस के लिए टाइम की अवेलेबिलिटी कम करता ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें कॉमन सेंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। जब क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, तो जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल एक्स, इफ जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस हैज़ एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेन। अब ये आपका ऑप्शन है,
अब इसमें आपको क्या करना है कि आईपीसी में अगर आपने पढ़ा हो तो आईपीसी में एक चैप्टर है, वो है जनरल एक्सेप्शन। कोई भी ऐसा कार्य जो कि अदरवाइज ऑफेंस होता लेकिन उस कंडीशन में ऑफेंस नहीं है, ये जनरल एक्सेप्शन है, वो आपको पता होगा, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा ए। जेड हैड नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज पर सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी एंड द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू एक्स इफ जेड इज मैड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, आपका है जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, ए एंड बी, आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। 80 का आपका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। आपको जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल में इसको कैटेगराइज करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 81, कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 में क्या कहता है कि सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन। अब सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट अब क्या कहता है, तो ये आप सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पहुँचेंगे बेयर एक्ट में, और सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट में जब जाएंगे तो आपको 81 क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आपको मिल जाएगा, ऑल ऑफ देम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 है, मैक्सिम रेस इप्सा लोकिटर मीन्स। अब मैक्सिम जो है रेस इप्सा लोकिटर, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बेयर एक्ट में तो मिलना नहीं है। तो केस लॉ और मैक्सिम्स ये आपको याद करने हैं, जो याद हैं वो आप लिखें, जो नहीं याद है उसको भी आप लिखें। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। यहाँ पे 82 का आंसर हो जाएगा ए, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पे जब आते हैं, 83 क्या है कि एनी पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु। अब यहाँ पे प्राइवेट पर्सन कब किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, तो इसके लिए अगर आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। आपको अगर पता है कि इसके प्रोविजंस कहाँ हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, और नहीं तो उसका आप इंडेक्स देखें, इंडेक्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। कमिट्स ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस और इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब इसका आंसर हो जाएगा डी, 83 का डी। अब हो गया आंसर 84। 84 हो गया कि हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट सेल रिमेन इन फोर्स। अब 6 ईयर, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। अब ये अगर थोड़ा सा भी अगर आपने लॉ पढ़ा हो तो आपको कुछ नहीं पता हो, बेरक नहीं पता हो, कहाँ है नहीं पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, बस लेमन लैंग्वेज में भी आपको अगर वारंट पता हो तो आप बता सकते हैं कि वारंट तब तक फोर्स में रहता है जब तक या तो वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर कैंसल ना हो जाए। और अगर ये नहीं भी पता है तो आप वारंट कहाँ दिया हुआ है, जैसे सम्मन के बारे में हमने कहा कि आप इंडेक्स देखेंगे, सम्मन दिया हुआ है, इंडेक्स देखेंगे, वारंट दिया है, वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं इसको। आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। तो रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी सो एंड सो अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन 32 देखेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 20%। ये आपको पता चल रहा होगा, अब तक पूरा कंप्लीट अगर पेपर देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि आपके कितने मार्क्स डायरेक्टली आप बेयर एक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कि द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय, किसके द्वारा वो उस कमेटी को हेड किया गया था। तो अगर आप थोड़ा सा जीके जान रहे हैं, अगर उस समय आप इतने बड़े थे कि जीके आप समझ रहे थे, तो आपको ये पता होगा कि ये जस्टिस JS वर्मा की कमेटी थी। आंसर आपका ये होगा। अगर नहीं पता है तो आप कोई भी मार सकते हैं, हो सकता है कि सही हो जाए, लेकिन ये आपको याद ही रखना होगा, ये कहीं भी आपको बेयर एक्ट में मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 पे अब आते हैं।
अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स, नन ऑफ द अबव। अब आप जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है, नॉन कॉग्निजेबल सीरियस नहीं होता है। तो नॉन कॉग्निजेबल जो है आपको सीरियस ज़्यादा नहीं होता, इसलिए प्राइवेट ऑफेंस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ए मैन और ए वोमेन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ डैश वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15(1)। अब आर्टिकल 15(1) आप देखते हैं, मैन एंड वोमेन में कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, तो ये क्या होगा? वायलेटिव होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया हुआ है? द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय, आंसर दे दो इसका, 89 के ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका आंसर आपको बैरेक्ट में नहीं मिलने वाला है, अगर आपने पढ़ा है तो आंसर इसका कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, राइट टू द प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, 44th अमेंडमेंट। इसका क्वेश्चन हमने पहले भी किया है इसी में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 44th अमेंडमेंट से। तो 42nd अमेंडमेंट किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। 44th अमेंडमेंट किया था मोरारजी देसाई ने, तो मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। व्हेन द एक्यूज्ड स्टेट्स आई विल प्रोड्यूस द शेयर विच आई गेव रिसीव्ड in such and such robbery, which of the following are not admissible in regard of the section 25 Indian Evidence Act? अब यहाँ पे an admission that there was a robbery, an admission that the accused took part in it, an admission that he got part of the property, a statement as to where the property is। कौन सा admissible नहीं है इसमें? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा 91 का? ए, एन एडमिशन दैट देयर वाज ए रॉबरी, ये एडमिसिबल नहीं होगा। नहीं, ए का आपका है 1, 2 एंड 3, ये एडमिसिबल ये नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल इज, ये आपके ऑप्शन है 92 का हो गया सी, 25। ये भी आपको बैरेक्ट में मिल जाएगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, सर्च करना होगा एडवोकेट्स एक्ट में। ठीक है, बार काउंसिल रूल्स में, एडवोकेट एक्ट्स में नहीं। अब यहाँ पे 93, क्वेश्चन नंबर 93, अब यहाँ पे दे रहा है आपको ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेन्स। वाह, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको चुपचाप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट्स को निकालना है, उसको देखना है कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, आपका आंसर क्लियर। 93 का डी, 8 चैप्टर्स एंड 44 सेक्शंस। ठीक है, अब 94, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब लिमिटेशन पीरियड क्या है एक्सपीडिशियल डिस्पोजल ऑफ सूट का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ये आपको देख लेना है। अगर बैरेक्ट में मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा सी, 12 मंथ्स। 95, अ चीफ जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि ये CRPC में दिया कहाँ है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको तो यही नहीं पता होगा कि किस एक्ट में है, CRPC में है या फिर किस में है। तो ये CRPC में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कितना सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट का पास कर सकता है? नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। आपको बैरेक्ट में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आगे आते हैं 96, क्वेश्चन नंबर 96, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स। अब फॉरेन कोर्ट क्या है? तो अब इसमें आपको यही देखना होगा, इंडेक्स में जाएंगे, फॉरेन कोर्ट्स जहाँ दिया होगा उस सेक्शन पे पहुँचेंगे और उसको देख लेंगे। फॉरेन कोर्ट्स मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड अंडर द
अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कॉमन सेंस भी अगर आपके पास होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। 97 मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PIL मीन्स। अब PIL के मैकेनिज्म का मिसयूज करने का मतलब क्या हुआ, तो ये है आपके ऑप्शंस 97 का। फाइलिंग PILs फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, PIL फॉर ऑब्लिक मोटिव, PIL फॉर पब्लिसिटी। ये ऑल ऑफ द एबव। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाते हैं, कहीं बेयर एक्ट में नहीं खोजना है, कहीं बुक में नहीं खोजना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये आपका आंसर क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, 98 देखते हैं कि व्हाट इज मीन्ट बाय प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। क्वेश्चन नंबर 98 के, तो इसमें हो जाएगा आंसर इसका है A एंड B। अब प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स, इट इज़ द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोसीजरल नॉर्म्स by the rule making authority. It may make the rule ultra vires due to non observance of rule making authority and hence became void. 99 देखते हैं, the ground of error of law apparent on the face of the record, it connected with which of the writ. अब ये रिट जब आप पढ़ते हैं तो रिट में इसका आंसर मिलेगा। रिट पे मेरे चैनल पे एकदम बिल्कुल वीडियो, एक अच्छी वीडियो है, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का D, सर्सिरारी, रिट ऑफ सर्सिरारी। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या करता है, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये चारों सेक्शन को देखना होगा। CPC में जाना होगा, चारों सेक्शन को देखना होगा, जिसके सामने जो है वो सही देखना होगा, जो गलत होगा उसको मैच कर देना होगा इनकरेक्ट को। तो C आंसर हो जाएगा इसका C। तो ये कंप्लीट वीडियो था फ्रेंड, ये सेकंड पार्ट था जिसमें 50 क्वेश्चन हमने किए। हमारा क्वेश्चन करने का मकसद ये नहीं था कि सारा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। तो इसके लिए अगर एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अलग अलग जगहों से क्वेश्चन खुद से ला के और आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन रोज़ चाहे तो आप रोज़ मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर दूँगा। मेरा मकसद इतना था इस वीडियो में कि मैं आपको ये बताऊँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये अगर आप थोड़ा जो समय इसमें आपका लगेगा, थोड़ा सा आप अगर इसको यूज़ कर लेंगे, थोड़ा इसको देख लेंगे, तो देखने के बाद क्या होगा कि आप कम से कम इतना आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, आपके दिमाग में हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट था। अगर आपने लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पार्ट बनिए हमारे फैमिली का। हम एक फैमिली हैं, फैमिली का पार्ट बनिए और हमें हर जगह, हर सोशल मीडिया पे ज्वाइन कीजिए। और जो आपको वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए, बस आप आदेश कीजिए, आपके लिए वीडियो हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।